स्टार्ट रिकॉर्डिंग ओके। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे और एक नए वीडियो में। तो आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है लोअर फंजाई, जिसे हम फाइकोमाइसिटीज भी कहते हैं। तो बेसिकली हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने फंगल क्लासिफिकेशन के ऊपर में डिस्कस किया था। आप चेकआउट कर सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में, माइकोलॉजी एंड फाइटोपैथोलॉजी प्लेलिस्ट में। तो आज हम वही क्लासिफिकेशन यू माइकोटा ग्रुप के मेंबर के बारे में ही पढ़ रहे हैं, जिसे हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, लोअर फंजाई एंड हायर फंजाई। तो ये लोअर फंजाई जो ग्रुप है उसके अंदर जितने मेंबर्स पाए जाते हैं, उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिटेल में देखने वाले हैं और सब कुछ हम कवर करेंगे। तो बेसिकली लोअर फंजाई जो ग्रुप ऑफ फंजाई है वो फाइकोमाइसिटिस ग्रुप के अंदर में पाया जाता है। नाउ दिस व्हाई दे आर नोन एज फाइकोमाइसिटिस। फाइको मतलब होता है एल्गी, दैट इज व्हाई दे आर आल्सो नोन एज एल्गी लाइक फंजाई, क्योंकि उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच इज लाइक इज समवॉट लाइक एल्गी, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज फाइकोमाइसिटिस। और वो एक मिसिंग लिंक है बिटवीन द fungi which are found in aquatic condition and the fungi which is found in the terrestrial condition. It's like a amphibian in fungal kingdom. लोअर फंजाई के बारे में बोल रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं उनके डेफिनेशन और ओरिजिन के बारे में। तो हेनरिक एंटोन डी वेरी ने फाइकोमाइसिटीज को एल्गी लाइक फंजाई की उपाधि दी थी, और उन्होंने देखा था कि उनका मॉर्फोलॉजी जो कि एक एल्गी है वाउचेरिया उसकी तरह ही दिखता है। और अब तक 1500 स्पीसीज जो कि फाइकोमाइसिटीज के ग्रुप में आता है उसका स्टडी हो चुका है। अब जनरली उनके हैबिटेट तीन प्रकार के होते हैं। दे कैन बी फाउंड इन एक्वाटिक कंडीशन, उसका उदाहरण है सेप्रोलिग्निया। और कुछ-कुछ ऐसे भी पाए जाते हैं जो कि पानी में भी रहते हैं और आपके टेरेस्ट्रियल कंडीशन में भी पाए जाते हैं, जैसे कि फाइटोप्थोरा। और स्ट्रिक्टली आपके टेरेस्ट्रियल कंडीशन में पाए जाने वाले फाइकोमाइसिटीज ग्रुप के मेंबर का उदाहरण है राइजोपस। और इसके बहुत सारे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, जैसे कि बहुत सारे इम्पोर्टेंट प्लांट पैथोजन हैं, जैसे कि पोटैटो ब्लाइट, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स एंड ब्राउन रोट ऑफ लेमन्स। उसके बाद देखते हैं हाउ द इवोल्यूशन इन द मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटीज टेक प्लेस, और उनके बॉडी में किस प्रकार से इवोल्यूशन हुआ। क्योंकि हमें पता है कि जो फाइकोमाइसिटीज ग्रुप है उसके अंदर में बहुत सारे थैलस के फॉर्म पाए जाते हैं। जैसे कि मैं समझाऊं कि एक प्लांट किंगडम में जैसे कि एल्गी सबसे सिंपल हो गया और एंजियोस्पर्मिक प्लांट सबसे कॉम्प्लेक्स हो गया, बट हाँ, वो सभी प्लांट किंगडम के अंदर में पाए जाते हैं। उसी प्रकार से फाइकोमाइसिटीज एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उसके अंदर बहुत सारे मेंबर है और अलग-अलग मेंबर का अलग-अलग थैलस मतलब कि बॉडी पाए जाते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि द फर्स्ट मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटीज वाज द यूनिसेलुलर फॉर्म, जहाँ पर आपको जो सेल वॉल होगा वो काइटिनियस होगा। Then from this unicellular form आपका rhizoid like structure start to appear, जिसे हम rhizodial transition भी कहते हैं। देन आफ्टर दैट आपका अर्ली ब्रांचिंग होना दिखने को मिला, मतलब कि जो फाइकोमाइसिटिस ग्रुप हुआ वो यूनिसेलुलर सेल में से धीरे धीरे वो यूनिसेलुलर सेल में से आपके हाइफियल फॉर्म बनना स्टार्ट हुआ, और वही हाइफी में ब्रांचिंग होना स्टार्ट हुआ, उसे हम अर्ली ब्रांचिंग कहते हैं। और उसके बाद आपका जो अर्ली ब्रांचिंग से ही वो हाइफी एडवांस माइसिलियम फॉर्म में फॉर्म हो गया, जो कि आजकल हम राइजोपस जो एक जेनस है और हम बहुत डिस्कस करते हैं, उसमें हम देख सकते हैं कि वहाँ पर माइसिलिया वेल डेवलप है एंड एडवांस माइसिलिया है। ठीक है। और बट द माइसिलिया इज एक्सेप्टेड, जिसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जो फाइकोमाइसिटिस ग्रुप है उसके अंदर जो हाइफी पाए जाते हैं उसका करेक्टर क्या है। तो बेसिकली द हाइफी इन द मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटिस दे आर एक्सेप्टेड, और उसका एक स्पेशल टर्म हम यूज करते हैं, उसे कहते हैं हम सिनोसाइटिक हाइफी। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, ये सिनोसाइटिक हाइफी में मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज हमको देखने को मिलेगा। पर हाँ, देयर आर सम स्पेशल केसेस, जबकि
जब कोई एक हाइफ़ी बहुत ओल्ड एज हो या इंजरी हुआ हो, तभी ही सेप्टा फ़ॉर्म होता है। तो बेसिकली सेप्टा ऐसा नहीं है कि कभी भी दिखने को नहीं मिलेगा। इन द in the whole life of an Phyco member of Phycomycetes, in some cases septa may appear. Okay? And now Phycomycetes को मैंने जैसे बोला कि they can be found in a unicellular form and it can be found in advanced mycelial. अगर वो unicellular form में पाया जाए तो उसका जो रिप्रोडक्टिव फॉर्म होगा वो हम कहेंगे होलोकार्पिक, जहाँ पर उसका पूरा थैलस ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का काम करेगा। और अगर फाइकोमाइसिटिस का मेंबर का जो थैलस है वो एडवांस माइसिलियल टाइप हो, तो वही माइसिलिया में कुछ किसी प्रकार का आपका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फॉर्म हो, तो उस प्रकार के थैलस को हम कहेंगे यूकार्पिक, जहाँ पर फुल थैलस एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं बनता, कुछ ही पार्ट आपका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में मॉडिफाई होता है, उसे हम कहते हैं यूकार्पिक। सो बेसिकली अभी आप देख सकते हो कि ये जो इमेज है यहाँ में दिखाया गया है कि फाइकोमाइसिटिस के मेंबर किस प्रकार से पानी से मिट्टी मिट्टी माने कि टेरेस्ट्रियल कंडीशन में आए हैं। तो बेसिकली जो पानी में पाए जाते थे, दे वेर सेप्रोफाइटिक वाटर मोल, और ये जो फुल्ली डिपेंड करता था उनके मोटाइल जू स्पोर में। तो ये मोटाइल जू स्पोर क्या होते हैं, पानी में अच्छी तरह से तैर पाते थे। अगर उसके फ्लैजिला नहीं होते, जू स्पोर आपको पता है कि एक स्पोर जिसमें फ्लैजिला हो उसे हम जू स्पोर कहते हैं। तो जो फाइकोमाइसिटिस ग्रुप है और जो एक्वेटिक कंडीशन में रहता है, उनके जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं वो हमें हमेशा फ्लैजिला रहते हैं। So they use this flagella to move from one place to another in the aquatic condition. And after that, this unicellular um, Phycomycetes group, in a course of evolution, they adapt their body in such a way that कि अगर पानी भी कभी ऐसा हो सकता है कि पानी का स्कर्सिटी हो, पानी का स्कर्सिटी में भी दे में सर्वाइव। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एम्फीबियस, जिसका उदाहरण फाइटोप्थोरा है या प्लाज्मोपेरा है। तो दे वर वेरी हाईली एडेप्टेड टू एनी टाइप ऑफ कंडीशन। ठीक है? तो अगर पानी का कंडीशन आया तो वहां पर आपको जू स्पोर देखने को मिलेगा। अगर पानी ना रहा तो आपका ए प्लानो स्पोर, जहां पर किसी प्रकार का फ्लैजिला ना हो, तो वो उसे ए प्लानो स्पोर भी कहते हैं, या स्पोरेंजियो स्पोर्स भी, जो कि हवा के साथ उड़ के मिट्टी में जर्मिनेट कर सके। और लास्टली जो है टेरेस्ट्रियल फॉर्म, जो कि बहुत ही एडवांस है, जहाँ पर हम देखते हैं कि स्पेशलाइज आपका एसेक्सुअल स्पोर या सेक्सुअल स्पोर फॉर्म होते हैं, जो कि रेजिस्टेंट होते हैं यानी एडवर्स एक्सट्रीम कंडीशन के लिए, जैसे कि एक्सट्रीम टेम्परेचर या ड्राउट कंडीशन में, जो भी हो, आपका रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं स्पोर को, बिकॉज टेरेस्ट्रियल कंडीशन में वनरेबल कंडीशन आना बहुत ज्यादा इजी होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाइकोमाइसिटिस में। अभी देखिए कि फाइकोमाइसिटिस में अगर एसेक्सुअल स्पोर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, तो वो आपका किसी प्रकार का एसेक्सुअल स्पोर की वजह से ही होगा। ठीक है? और ये एसेक्सुअल स्पोर जो होगा, अगर पानी में हुआ तो मोटाइल होगा, अगर पानी में नहीं हुआ तो वो मोटाइल नहीं होगा, एप्लानो स्पोर होगा। ओके? और यहाँ पर जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, दे प्राइमरीली आपका इंडोजीनियस होते हैं, मतलब कि ऐसे एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में डेवलप होते हैं जो कि एंडोजेनियसली स्पोर को डेवलप करेगा। फॉर एग्जांपल आप ये स्पोरेंजिया को देख सकते हो। तो ये स्पोरेंजिया के अंदर में ही स्पोर डेवलप होता है। पकड़ लीजिए, ये स्पोरेंजिया के अंदर में जितना प्रोटोप्लाज्मा है वो कॉन्टिन्यूस माइटोटिक डिवीजन करेगा, और ये माइटोटिक डिवीजन के कारण से यहाँ पर सेल बनेंगे इस प्रकार से, और ये सेल ही लेटर ऑन इट विल डेवलप इनटू ए स्पोर। ठीक है? और यही स्पोर बाद में डिस्पर्स होके एक नए मेंबर को जर्मिनेट करके या डेवलप करेंगे। ठीक है? तो
यहाँ पर आपके स्पोरेंजिया के बहुत सारे मॉर्फोलॉजी हो सकते हैं, जैसे कि ये फ्लास्क शेप भी हो सकता है, या आपका सिलिंड्रिकल फॉर्म भी हो सकता है, या इर्रेगुलर लोब जो जहाँ पर हम ब्रांचिंग देख सकते हैं, या आपका ग्लोबस भी हो सकता है। ठीक है? तो बहुत प्रकार के आपके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होंगे, बट आप सभी को एक ही चीज़ याद रखना है कि यहाँ पर जो स्पोर बन रहा है इंडोजिनियस होगा। अगर पानी में होगा तो जू स्पोर दिखने को मिलेगा, अगर पानी में ना हुआ टेरेस्ट्रियल कंडीशन में हुआ तो एप्लानो स्पोर देखने को मिलेगा। ठीक है? और ये जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है इसका जो डिस्पर्सन मैकेनिज्म है सब में अलग-अलग होता है। जैसे कि देख सकते हैं ये स्पोरेंजिया में एपिकल लीड होते हैं। ये एपिकल लीड रिमूव होके यहाँ से आपका स्पोर्स निकाल के आ जाते हैं। यहाँ पे जो एग्ज़िट पाथ है वो है पेपिलाई। ये एक पोर होते हैं जहाँ पर स्पोर्स निकल सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर जो इर्रेगुलर लोब स्पोरेंजियम है यहाँ में बर्स्ट होता है और यहाँ से स्पोर्स रिलीज़ होता है फट जाने के बाद। लेकिन कुछ-कुछ स्पोरेंजिया में आपके स्पेशल चैनल होते हैं, माने रास्ते होते हैं जहाँ पर स्पोर्स निकल सकते हैं। उसके बाद देखते हैं कि ये जो स्पोर डिस्पर्सल होते हैं वो कितने प्रकार के हो सकते हैं? जैसे कि मैंने बताया कि अगर पानी में हुआ तो ज़ूस्पोर होगा, और अगर टेरेस्ट्रियल कंडीशन में हुआ तो वो एप्लानोस्पोर होगा, बट दैट वाज़ वेरी सिंपल। बट अगर इन डिटेल्स हम देखने जाएँ, तो कितने प्रकार के ज़ूस्पोर होते हैं या ज़ूस्पोर के फॉर्म्स हमको दिखने को मिलेंगे। तो आप देख सकते हो ये जो एक ज़ूस्पोर है, यहाँ पे सिंगल एक फ्लैजिला है, ठीक है? सिंगल विप्लस फ्लैजिला है। विप्लस माने जहाँ पर कोई प्रकार के हेयरी स्ट्रक्चर दिखने को ना मिले, या कभी-कभी इस प्रकार भी आपको देखने को मिलेगा कि एक ही स्पोर में 2 अलग-अलग तरह के फ्लैजिला, जहाँ पर एक स्मूथ फ्लैजिला होगा जिसे हम विप्लस कहेंगे, और एक हेयरी फ्लैजिला होगा उसे हम कहेंगे टिंसल फ्लैजिला, ठीक है? हाँ, तो इस प्रकार के स्पोर को हम बाइफ्लैजिलेटेड कहते हैं, ठीक है? और ये तरह की कंडीशन को डिप्लैंटिज्म भी कहते हैं, ठीक है? उसी प्रकार से एप्लानोस्पोर बहुत आसान है। ये ज़्यादातर हम म्यूकर और राइज़ोपस जो जेनस है फाइकोमाइसीट्स के, वहाँ पर हम देखने को हमें ये मिलता है, ठीक है? और नॉन मोटाइल होते हैं और ये कैप्सूल के अंदर में फ़ॉर्म होते हैं, और हवा के सहयोग से ये डिस्पर्स होते हैं। ठीक है? और बहुत लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, और कहाँ में प्रोड्यूस होते हैं? स्पोरेंजिया में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है? और ये स्पोरेंजिया जो होते हैं, ये आप देख सकते हो ये स्पोरेंजिया एक स्टॉक में ग्रो होता है, वो स्टॉक का नाम होता है स्पोरेंजियोफोर्स, ठीक है? यहाँ पर कहीं-कहीं स्पेलिंग गलती है, वो आप इग्नोर कीजिए, समझना है वो समझ लीजिए, ठीक है? तो बेसिकली एसेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस होना कोई भी एक एसेक्सुअल स्ट्रक्चर में, वो एक कॉमन चीज है, बट देयर आर सम केसेस वेयर एक्सेप्शन कैन बी सीन, ठीक है? ये एक्सेप्शन क्या क्या चीज है हम बताते हैं। वो है आपका ऊडिया और क्लेमाइडो स्पोर। कोनिडिया इज अ वेरी कॉमन थिंग। जब भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फॉर्म हो और स्पोरेंजिया ना हो, वो स्पोरेंजिया के बाहर जो चीज बने, मतलब कि मैं बोलना चाहता हूँ कि इन प्लेस ऑफ स्पोरेंजिया कुछ एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डेवलप होता है, तो उसे हम उसे कहते हैं कोनिडियो स्पोरेंजियम, जहाँ पर कोनिडिया डेवलप होते हैं, ठीक है? सो दिस कोनिडिया इज ए एसेक्सुअल स्पोर, जो कि कोनिडियो स्पोरेंजियम में डेवलप होते हैं, और वहाँ से ही आपका कोनिडिया जो एसेक्सुअल स्पोर है वो रिलीज आउट होता है, और उस कोनिडिया वो कोनिडिया ही जर्मिनेट होके वहाँ से माइसिलिया या हाइफी डेवलप होता है। उसके बाद क्लेमाइडोस्पोर, ये क्लेमाइडोस्पोरम एक चीज़ याद रखिए कि हाइफी के बीच में डेवलप होता है। उसी के लिए हम इसे कहते हैं इंटर कैलरी रेस्टिंग सेल, बिकॉज़ रेस्टिंग सेल क्यों कहते हैं? बिकॉज़ ये अनफेवरेबल कंडीशन में डेवलप होता है, और इसका जो वॉल होता है वो बहुत ज़्यादा थिक होता है और एक्सट्रीम कंडीशन को सर्वाइव कर सकता है। लेटर ऑन ये बहुत ही थिक एक रेस्टिंग स्पोर में डेवलप हो जाता है। जब फेवरेबल कंडीशन आते हैं, पानी अवेलेबल होता है, तब इट विल जर्मिनेट एंड इट विल प्रोड्यूस अ न्यू मेंबर ऑफ फाइकोमाइसीट्स।
उसके बाद ओइडिया, ये थिन वॉल होते हैं, ईस्ट लाइक होते हैं और ये हाइफी से ही बनते हैं। जब भी न्यूट्रन रिच मीडिया मिले तो ये ग्रो होके एक नए मेंबर में डेवलप हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे कि प्रीवियस हम वीडियो में देख चुके हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली आपका प्लाज्मोगेमी होता है, उसके बाद कैरियोगेमी होता है और उसके बाद प्लाज्मोगेमी के बाद डाइकैरियोटिक स्टेज होता है, बट उसके बाद कैरियोगेमी मतलब न्यूक्लियर फिशन होता है। बट इन केस ऑफ फाइकोमाइसिटिस दोस्तों, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि फाइकोमाइसिटिस ग्रुप में जितने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, वहाँ पर हम प्लाज्मोगेमी तो देख सकते हैं, बट डाइकैरियोटिक स्टेज एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि प्लाज्मोगेमी के इमीडिएटली बाद ही आपका कैरियोगेमी मतलब कि न्यूक्लियर फिजन हो जाता है। एज ए रिजल्ट हमें क्या पता चल रहा कि फाइकोमाइसिटीज में डाइकैरियोटिक फेज हमको देखने को नहीं मिलता। ठीक है, अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप सभी को पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो अलग तरह के थैलस के बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बट फाइकोमाइसिटीज में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो दो प्रकार से होते हैं। एक एक को हम कहते हैं होमोथेलिज्म एंड दूसरे को कहते हैं हेट्रोथेलिज्म। दोस्तों, अगर आप सभी को ये दोनों टॉपिक समझना है, होमोथेलिज्म एंड हेटेरोथेलिज्म, इस वीडियो के बाद और एक वीडियो आने वाला है इमीडिएटली इस वीडियो के बाद। तो वो वीडियो आप चेकआउट कीजिए, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ हर एग्ज़ाम में, बॉटनी के एग्ज़ाम में आपके होमोथेलिज्म या हेटेरोथेलिज्म के ऊपर में 5 मार्क नहीं तो 10 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, जो कि मैं चाहता हूँ कि एक सेपरेट वीडियो बनाकर हम डिस्कस करें। ठीक है? उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है या कितने प्रकार से होता है। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक कॉन्सेप्ट हमेशा रहेगा कि दो प्रकार के गैमेट होते हैं। एक मेल गैमेट आप कंसीडर करो और दूसरा फीमेल गैमेट। तो मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट जब दिखने में सेम टू सेम हो तो उसे हम उस तरह के फ्यूजन ऑफ गैमेट को हम कहते हैं आइसोगेमस कोपुलेशन। अगर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के बीच में डिफरेंस हो दिखने में और दोनों साइज में डिफरेंट हो तो उस प्रकार के फ्यूजन को कहते हैं हम एनाइसोगेमस कोपुलेशन। और एक तरह का कोपुलेशन है जहाँ पर मेल एंड फीमेल दोनों ही मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं, बट आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एनाइसोगेमस। इट इज डिफरेंट फ्रॉम एनाइसोगेमस बाय वन फैक्ट। एक फैक्ट ये है कि ऊगेमस में ये एक स्ट्रिक्ट रूल है कि आपका जो फीमेल होगा वो बहुत ही लार्जर इन साइज होगा, वो रेस्टिंग होगा, एक जगह में चुपचाप बैठी रहेगी। बट एनाइसोगेमस में वैसा नहीं है, आपका साइज बड़ा हो सकता है, बट वो मूवमेंट भी कर सकता है, फ्लैजिला भी रह सकता है। बट इन केस ऑफ oogamete देयर इज नो सच थिंग वेयर फीमेल कैन मूव। ओके, और यहाँ पर जो मेल गैमेट होगा, अ, वहाँ वो आएगा फीमेल गैमेट के पास एंड इट विल फ्यूज, वो कि वो oogamous में हम देख सकते हैं। उसके बाद अभी हम देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने बोला था कि प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस, ये 3 इवेंट होता है दोस्तों। ये 3 इवेंट आप सभी को एकदम याद रखना है। ये कभी मत भूलिए कि फंगस में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसका 3 ही स्टेज होते हैं। एक हो गया प्लाज्मोगेमी, दूसरा हो गया कैरियोगेमी और तीसरा हो गया मियोसिस। ठीक है? अभी फाइकोमाइसिटिस है, इसके वजह से यहाँ में डाइकैरियोटिक स्टेज नहीं है, ये याद रखिए। बट कोई और फंजाई हुआ तो प्लाज्मोगेमी, डाइकैरियोटिक स्टेज, कैरियोगेमी, तब उसके बाद मियोसिस। ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो यहाँ पर बहुत सारे तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर पहला हम देखेंगे गेमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। ठीक है? तो यहाँ पर सिंपल वर्ड, यहाँ पे जो लिखा हुआ है इतना सोचने की देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप फिगर में थोड़ा सा फोकस कीजिए। फिगर में आप देखिए, यहाँ पर दो स्ट्रक्चर है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिसे हमने ऊगोनियम या ऊगोनियम से डिनोट किया, ये एंथ्रीडियम से डिनोट किया है। तो जब भी एंथ्रीडियम ऊगोनियम के साथ अटैच हो और एंथ्रीडियम से ऊगोनियम की तरफ
अगर ट्यूब डेवलप होकर एन्थ्रीडियम का जो न्यूक्लियस मूव होके ऊगनियम के अंदर आए, तो उस तरह के फ्यूजन को हम कहते हैं गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, ठीक है? क्योंकि यहाँ में 2 तरह के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का कॉन्टैक्ट हुआ उसके लिए, और ये डायग्राम में थोड़ा-सा उल्टा दिखाया हुआ है क्योंकि ये एआई जनरेटेड है, तो एआई जनरेटेड इमेज कभी-कभी भूल हो जाते हैं, तो मैं जो इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ वो याद रखिए कि यहाँ पर क्या होने वाला है। जब भी 2 रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एन्थ्रीडियम है, ये oogoनियम के साथ कॉन्टैक्ट होता है। एन्थ्रीडियम के प्रोटोप्लाज़्म में एक ट्यूब जनरेट होता है, और ये ट्यूब हेल्प करता है, या आप कह सकते हैं एंट्रीडियम जब oogoनियम के साथ कॉन्टैक्ट में आता है, तो यहाँ के दोनों के वाल को फ्यूज़ होने में सहाय करता है, और ये ट्यूब एंटर करता है, और इसी ट्यूब में से मेल गैमेट जाके फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज़ होता है और डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसे हम कहते हैं गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, ठीक है? तो गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, उसके बाद हम देखेंगे गैमेटेंजियल कोपुलेशन। तो बेसिकली गैमेटेंजियल कोपुलेशन हम टेरेस्ट्रियल फाइकोमाइसीट्स ग्रुप में देखने को मिलते हैं, जहाँ पर 2 अलग तरह के माइसीलिया, जिसे हम पॉजिटिव और नेगेटिव कहते हैं, दोनों की माइसीलिया में ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। ये पॉजिटिव आप कंसीडर कर सकते हो, ये नेगेटिव कंसीडर कर सकते हैं। ये दोनों जब माइसीलिया कांटेक्ट में आते हैं, तो उसका पहला तो प्लाज्मोगेमी होता है, और उसके बाद इमीडिएटली कैरियोगेमी होने के बाद ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनता है, उसे हम कहते हैं ज़ाइगोस्पोर, ठीक है? और ज़ाइगोस्पोर एक्चुअली आपका ज़ाइगोट भी आप कह सकते हो, बहुत हाइली रेजिस्टेंट होता है, और इसी ज़ाइगोट में से एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डेवलप होता है। देख सकते हो आप, जर्मिनेशन ऑफ ज़ाइगोस्पोर इस प्रकार में ये हो गया आपका गेमेटेंजियल कोपुलेशन, और ये गेमेटेंजियल कोपुलेशन के बाद ज़ाइगोस्पोर बनता है, जिसमें से आपका एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है, ये और ये स्ट्रक्चर को हम कहते हैं जर्म स्पोरेंजियम, जहाँ पर डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है अंदर, जो कि मियोसिस, एज ए रिजल्ट ऑफ मियोसिस हैप्लॉइड स्पोर्स डेवलप करते हैं, और ये हैप्लॉइड स्पोर्स जो कि आपका फ्लैजिलेटेड भी हो सकता है और नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मेंबर ऑफ फाइकोमाइसीट्स, और ये हैप्लॉइड स्पोर लेटर ऑन इट विल जर्मिनेट एंड इट विल प्रोड्यूस अ न्यू मेंबर ऑफ फाइकोमाइसीट्स, ओके? तो अगर हम क्लासिफाई करें फाइकोमाइसीट्स को, तो हम उसे क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि अगर एक सिंगल फ्लैजिला रहे, तो उसे हम यूनी केगलेट कह सकते हैं। अगर 2 फ्लैजिला रहे, बाइफ्लैजिलेट कह सकते हैं, और अगर नहीं है कोई भी तरह का फ्लैजिलेट, ए प्लैनेट भी कह सकते हैं, ठीक है? तो ए प्लैनेट का उदाहरण आपका ज़ाइगोमाइसीट्स या म्यूकोरियल्स कह सकते हो आप, बाइफ्लैजिलेट का आपका oomaइसीट्स कह सकते हो, या सिंगल फ्लैजिला काइट्रिडेल्स कह सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को कैसा लगा ये वीडियो? कुछ-कुछ वर्ड में मिस्टेक है, उसे आप इग्नोर करिए। मेन कॉन्सेप्ट आप सभी को समझना है, डायग्राम मैंने समझा दिया है, अगर कुछ गलती है तो आप करेक्शन कर लीजिए। अगर आपको कुछ एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में जानना है, रिलेटेड टू बॉटनी और बायोलॉजी, तो प्लीज़ कमेंट में आपका सुझाव दीजिए। मिलते हैं और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।